क्लास 9 बल और गति के नियम। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का, खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। इसमें वस्तु की में गति ला सकने की क्षमता होती है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल के कारण ही किसी वस्तु में गति आती है। बल के प्रकार। घर्षण बल, यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है। यह दो सतहों के बीच कार्य करता है। जैसे जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच कार्य करता है। दूसरा, जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है। घर्षण बल को कम करना। घर्षण बल को कम करने के लिए हम निम्न चीज़ों का उपयोग करते हैं। पहला, चिकनी गोली, जैसे चक्कों में बॉल बेरिंग के रूप में। दूसरा, चिकनी समतल। तीसरा, समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। दूसरा, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है, अथवा विद्युत चुंबक द्वारा अपने चारों ओर फैले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धातु द्वारा बल का अनुभव करना। अगला, गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल। बल की प्रबलता के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। पहला, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बल का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में या तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। वस्तु की चाल में परिवर्तन तब तक बनी रहेगी जब तक वस्तु पर असंतुलित बल लगा रहा है। गति के नियम को प्रस्तुत करने का श्रेय महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को जाता है। इन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं जिसे न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। गति के प्रथम नियम से हमें यह पता चलता है कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने से गति करता है, अर्थात किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो यह बल के कारण गति करता है। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बल, बाह्य बल, उसके वेग में परिवर्तन करता है और वस्तु त्वरित हो जाती है। जड़त्व परिभाषा, किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रवृत्ति है। जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से अधिक होता है। जड़त्व का नियम, विराम अवस्था की वस्तुएं विराम में ही बनी रहती हैं और गतिमान वस्तुएं गति की अवस्था में उसी वेग से बनी रहती हैं जब उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम के प्रकार। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और तीसरा, दिशा का जड़त्व। जड़त्व का उदाहरण। पहला, कार में यात्रा। जब हम किसी कार में यात्रा करते हैं तो चलती हुई कार के सापेक्ष हमारा शरीर गति की अवस्था में रहता है, परंतु जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ सीट भी आराम अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गति अवस्था में बना रहना चाहता है। इसलिए हमारा शरीर ब्रेक लगने पर आगे की तरफ तेज़ी से झुकता है। इससे हमें गहरी चोट भी लग सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि कार में यात्रा करते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करते हैं। ये सुरक्षा बेल्ट
हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करता है। बस में खड़ा होना। जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर, जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। तीसरा, तीव्र मोड़ से गुजरती तेज गति की कार। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, तब हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। कोई वस्तु तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर असंतुलित बल कार्य न करे। चौथा, स्ट्राइकर से कैरम की गोटी को मारना। जब हम स्ट्राइकर से कैरम की ढेरी की सबसे निचली गोटी को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देते हैं, तो स्ट्राइकर निचली गोटी को तेजी से धक्का देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आ जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने से शेष कैरम की गोटियां लंबवत नीचे गिरती हैं, बिखरती नहीं। ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है। यही कारण है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल लगने के बाद भी कुछ वस्तुएं अपनी प्रवृत्ति के कारण जड़त्व में बनी रहती हैं। यह बल असंतुलित हो तभी वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, विराम में आती है या गतिमान हो जाती है। द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को m से लिखा जाता है और इसे ग्राम या किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व का माप होता है। जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर। जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रवृत्ति होती है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान स्वयं से ही मापा जाने वाली राशि है। गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण इस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है तथा लगाए गए बल को मापने की विधि को बताता है। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु पर लगाए गए बल को ज्ञात करने का सूत्र प्रदान करता है। यदि कोई वस्तु त्वरित होती है तो हम जानते हैं कि अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम हथौड़ी से किसी कील पर चोट मारते हैं तो चोट का प्रभाव कितना प्रबल होगा, यह हथौड़ी के द्रव्यमान और उसके वेग पर ही निर्भर करता है। संवेग। संवेग एक अन्य प्रकार की राशि है जिसे न्यूटन ने प्रस्तुत किया। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे p से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल वेग में परिवर्तन करता है, अतः बल किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकता है। दो कारक जो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर सकते हैं, पहला किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन करके, दूसरा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करके। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है जो उस समय दर पर निर्भर करता है जिस पर संवेग में परिवर्तन हुआ है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने का नियम देता है। गति के द्वितीय नियम का दैनिक जीवन में प्रयोग। पहला, एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल लपकते समय अपना हाथ खींच लेता है। क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। तेज घूमती बॉल में उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बॉल में काफ़ी बल होता है। समय को बढ़ाने के लिए क्षेत्र रक्षक हाथ पीछे खींचता है।
इस प्रकार से क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है और गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है, हाथ चोटिल होने से बच जाता है। दूसरा, ऊंची छलांग के लिए कुशन बिस्तर अथवा भुरभुरी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर तथा बल कम होती है। गति का तृतीय नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव एक समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। क्रिया बल। जब किसी वस्तु पर कोई वस्तु बल लगाती है तो इस प्रकार लगने वाले बल को क्रिया बल कहते हैं। प्रतिक्रिया बल। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस प्रकार विपरीत दिशा में लगने वाले बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल में समान होते हैं परंतु ये एक समान परिमाण त्वरण उत्पन्न नहीं करते। क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। गति के तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का नियम। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ये था हमारा बल तथा गति का नियम। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।